शुभ दिन प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलेगा कक्षा 4 से 10 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। तो देखते रहिए इंस्टा संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे पुरुष के बारे में। पुरुष परिचय। ये कोई मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है। इस पुरुष के आधार पर संस्कृत में कर्ता और क्रिया का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आइए विस्तार से पढ़ें। पुरुष वाक्य जिसके बारे में बोला जाता है वही उस वाक्य का पुरुष होता है। यदि बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने बारे में बोल रहा है तो वह वाक्य किसका होता है? उत्तम पुरुष का होता है। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ता हूं, है ना? तो वाक्य किसके बारे में कहा गया? मेरे बारे में, अपने बारे में। तो इसके अनुसार वाक्य किसका होगा? ये उत्तम पुरुष का। ठीक है। और यदि वक्ता सुनने वाले अर्थात श्रोता के बारे में बोल रहा है तो वह वाक्य मध्यम पुरुष का होता है। जैसे तुम पढ़ते हो। तो ये वाक्य किसके बारे में कहा गया? श्रोता के बारे में, सुनने वाले के बारे में। तो वाक्य किस में हुआ? मध्यम पुरुष में। ठीक है, आगे देखें। और यदि वक्ता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोल रहा है तो वह वाक्य प्रथम पुरुष का होता है। जैसे वह पढ़ता है। तो यहाँ किसके बारे में बात की जाती है? अन्य पुरुष के बारे में। जैसे वह पढ़ता है, तो ना यहाँ अपने बारे में बात की गई है, ना तुम्हारे बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? किसी अन्य के बारे में। तो ये वाक्य किस में होगा? प्रथम पुरुष में। इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष। इन्हीं के आधार पर संस्कृत में कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आज हम प्रथम पुरुष को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रिया के प्रथम पुरुष का ही उसके लिए प्रयोग किया जाता है, भले ही वो पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसकलिंग में हो। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, 3 या 3 से अधिक बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ देखा आपने, हमने क्या किया कि प्रथम पुरुष के कर्ता बालक के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया पठति का प्रयोग किया, और एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बालक के स्थान पर कोई व्यक्तिवाचक भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा, रामः पठति, राम पढ़ता है। और रामौ पठतः, 2 राम पढ़ते हैं। या रामाः पठन्ति, बहुत सारे राम या 3 से अधिक राम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले, भले ही वो जातिवाचक शब्द हैं या व्यक्तिवाचक शब्द हैं, उनके लिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और प्रथम पुरुष के
पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के लिए भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह माने वह है ना, और एषः माने यह है ना। सह पठति वह पढ़ता है, या एषः पठति यह पढ़ता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, या एतौ पठतः ये दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, या एते पठन्ति ये सब पढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। बालिका पठति एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठतः दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति तीन या तीन से अधिक बालिका पढ़ती हैं। यहाँ पर जातिवाचक के स्थान पर हम व्यक्तिवाचक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रमा पठति या रमे पठतः और रमाः पठन्ति। ठीक है। इसी प्रकार प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के लिए भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा पठति अर्थात वह पढ़ती है, मतलब किसी एक बालिका के बारे में। या एषा पठति यह पढ़ती है। ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं। एते पठतः ये दोनों पढ़ती हैं। और ताः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। एताः पठन्ति ये सब पढ़ती हैं। यहां तक समझ आया? अब आगे चलें। चलिए देखते हैं नपुंसकलिंग शब्द। जिस प्रकार हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया, इसी प्रकार प्रथम पुरुष में प्रयोग होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के लिए भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर उसी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार भले ही वो जातिवाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक शब्द हैं, या उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द हैं, उनके लिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुष्पम अस्ति पुष्प है। अब देखिए पुष्प के लिए पठती क्रिया का तो प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, तो इसलिए पुष्प के लिए हमने अस धातु का प्रयोग किया है। तो क्या है अर्थ? पुष्पम अस्ति एक पुष्प है, और पुष्पे स्तः दो पुष्प हैं, और पुष्पाणि सन्ति तीन या तीन से अधिक पुष्प हैं। अब इसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे तत् पुष्पम अस्ति वह पुष्प है, या एतत् पुष्पम अस्ति यह पुष्प है। तत् और एतत् प्रथम पुरुष में नपुंसकलिंग शब्दों के लिए तत् माने वह और एतत् माने यह, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। और द्विवचन में देखें, ते पुष्पे स्तः वे दोनों पुष्प हैं, या एते पुष्पे स्तः ये दोनों पुष्प हैं। और तानि पुष्पाणि सन्ति वे सब पुष्प हैं। एतानि पुष्पाणि सन्ति ये सब पुष्प हैं। ठीक है, समझ आया प्रथम पुरुष का प्रयोग? क्या प्रथम पुरुष के कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सबसे मुख्य बात ये है ना। फिर चाहे वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं जो भी आज हमने सीखा है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा पुरुष के विषय में, क्या कि वाक्य जिसके बारे में बोला जाता है वही उस वाक्य का पुरुष होता है ना। यदि बोलने वाला अपने बारे में बात करता है तो वाक्य उत्तम पुरुष का होता है। यदि बोलने वाला सुनने वाले के बारे में बात करता है, श्रोता के बारे में बात करता है, तो वाक्य मध्यम पुरुष का होता है। और यदि बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है तो वाक्य प्रथम पुरुष का होता है। ठीक है, इस प्रकार संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। इन्हीं के अनुसार संस्कृत में कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने विस्तार से पढ़ा प्रथम पुरुष को। प्रथम पुरुष का नियम क्या है? प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, फिर चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों में समान रूप से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। संस्कृत में क्रिया पुरुष के अनुसार बदलती है, मतलब पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लिंग के अनुसार क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक और विशेष बात कि संस्कृत में प्रथम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आशा है बच्चों आज की वीडियो आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्याख्या अगली वीडियो में की जाएगी। तब तक आप इसको भली प्रकार से समझ लें, इसकी पुनरावृत्ति कर लें, ताकि आगे की वीडियो आप और अच्छी तरह से समझ सकें। इसी प्रकार की सरल व्याख्या के लिए देखते रहिए इंस्टा संस्कृत। नमस्कार।